हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऐसे टॉपिक की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीए इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉपिक का नाम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तरह तरह की बातें होती है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन सब बातों को सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है। यू कैन हैव योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन स्कोर इन दिस टॉपिक। इंटर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए as far as this topic is concerned. Standard topic, standard costing is a very simple topic actually देखा जाए तो, but you have to understand the crux. Basically क्यों करते हैं ये सब? Why do we do this? ऐसा होता है ना कि मुझे मैंने मैंने प्लान कर रखा है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपये में बन जाना चाहिए। 2 रुपये उसमें प्रॉफिट चार्ज करूँगा, 12 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी, 12 रुपये की सेलिंग प्राइस होगी। ये मेरा प्लान, दिस इज व्हाट आई हैव प्लान। मार्केट में मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, या ऐसा सोचिए लेबर का रेट बढ़ गया, या ऐसा सोचिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ते रहे, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट महंगी हो गई। डू यू रियली फील आई एम द ओनली पर्सन हु विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। मैं अकेला थोड़ी हूँ जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा हूँ, मटेरियल यूज कर रहा हूँ, वर्कर्स यूज कर रहा हूँ। नो, ऑल माई कॉम्पिटिटर्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एंड इन द सेम मैनर। अगर आज मुझे मटेरियल 12 रुपये किलो में मिल रहा है तो उनको भी 12 रुपये किलो में मिलेगा यार, अगर वो सेम टाइप का मटेरियल खरीदते हैं तो। सो आई एम नॉट द ओनली वन हु विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ओनली बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंस माई कॉस्ट गोज अप फ्रॉम 10 to 11, अब मेरे पास ये ऑप्शन तो है नहीं कि मैं प्रॉफिट कांस्टेंट रखने के लिए सेलिंग प्राइस इंक्रीज करूँ। कॉम्पिटिटिव मार्केट में कस्टमर मेरी धज्जियाँ उड़ा देगा, आई विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचेगा कि भाई 12 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 12 रुपया ही करके रखो, 11 रुपया कॉस्ट है, ठीक है, फिर मैनेज विद द लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी। लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी मतलब यार मेरा प्रॉफिट कम होता है, तो या तो माई प्रॉफिट विल गेट हैम्पर्ड, माई प्रॉफिट विल गेट करेक्टेड, माई प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस्ड, और माई सेलिंग प्राइस हैव टू बी इंक्रीज्ड। अरे यार नहीं इंक्रीज कर सकता मैं सेलिंग प्राइस, मार्केट में से फेंक देंगे मुझे बाहर कस्टमर्स। कस्टमर विल गो टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट बिकॉज दैट विल बी स्टिल अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस। आप समझ रहे हो? तो प्रॉफिट कम सह नहीं सकता, सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं सकता, तो क्या करूं? डोंट लेट दिस सिचुएशन हैपन, डोंट लेट दिस सिचुएशन हैपन। कंट्रोल योर कॉस्ट एट 10, और इसे कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, इसे कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, और थ्रू आउट द ईयर आपका जो एक्चुअल डेटा होता है इट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डेटा। थ्रू आउट द ईयर आपका जो एक्चुअल डेटा होता है दैट इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड डेटा। कैसे? एकदम सिंपल है, बात को सुनिए। मैंने, मेरा ओनर है, ओनर ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, कॉस्ट शुड बी 10। अब एक बार जो कॉस्ट सेट हो गई ना, तो पूरे साल भर मैनेजर्स विल रन हियर एंड देयर टू कंट्रोल द कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 10, because if cost goes up from 10 to 11 managers will be questioned, cost goes down to 8 managers will still be questioned। 10 रुपया खर्चा करने को आपको बोला है, आप 11 रुपया खर्चा करते आते हो, आई हैव एवरी राइट टू आस्क यू द रीजन फॉर स्पेंडिंग 1 रुपी, बिकॉज 1 रुपी 1 रुपी से कॉस्ट इंक्रीज होगी तो 1 रुपी से प्रॉफिट डाउन होगा। आई हैव अ राइट टू आस्क यू दैट। अब आप सोचोगे कि यार चलो कॉस्ट इंक्रीज होने के बाद तू मैनेजर्स को पूछता है, बात सही है, but when cost is decreasing from 10 it is going down to 8, why are you asking the reason? बस क्वालिटी सेक्रीफाइस करके भी कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, विच इज नॉट अफोर्डेबल, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कॉस्ट आप चाहे ज़्यादा इनकर करो या आप कम इनकर करो, इन बोथ द केसेस यू विल बी क्वेश्चन। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखना, ओनली व्हेन यू आर क्वेश्चन
you take your work seriously. Only when you are questioned you take your work seriously. आज रिवीजन लेक्चर सीरियसली अटेंड इसलिए कर रहे हो क्योंकि पास होना है क्योंकि सबकी नज़रें लगी है कि तुम लोग के रिजल्ट पे। टेस्ट सीरीज को इतना सीरियसली लिया था क्या? नहीं, लेना चाहिए था, लेना चाहिए था। लेकिन अभी अगर आपने सीरियसली लिया है तो उसके पीछे रीज़न क्या है? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज यू वांट टू क्लियर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। पेरेंट्स का ध्यान है, रिलेटिव्स का ध्यान है, सबका ध्यान है आपके रिजल्ट पे, राइट? तो आपको तो पास होना ही है, खुद के लिए तो पास होना ही है, वो तो अलग बात है, इनके लिए भी तो पास होना है। सो देयर इज समवन, रिलेटिव्स आके टेस्ट सीरीज के मार्क्स नहीं पूछेंगे, शायद मम्मी पापा भी नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके मार्क्स तो दुनिया भर फैलेंगे ना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। पास हुए तो फाइनल में जाओगे, इट मैटर्स। सो व्हेन यू आर आंसरेबल टू डू समथिंग, यू डू थिंग्स वेरी वेरी वेल। इफ यू आर नॉट आंसरेबल, तुम लोग कुछ नहीं सोचोगे, सही चल रहा है, गलत चल रहा है ना, बहुत अच्छा है। So when when a control is required to be set, a standard is set in the beginning of the year and throughout the year. Actual is compared with the standard with an intention of finding out variances. मतलब आज अगर 10 रुपए की कॉस्ट सोची थी, 11 रुपए हो गई, मेरा आंसर -1 है। 10 रुपए की कॉस्ट सोची थी, 8 रुपया हो गई, मेरा आंसर 2 रुपया है। दिस इज नोन एज वेरियंस। वैरिएंस भी बोल सकते हो उसको, बट जनरली इट इज वेरिएशन that is giving you variance. It doesn't matter, पुकारना नहीं है, लिखना है अपने को, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन is of two types. One is increasing profit, second one is decreasing profit. 10 के बदले 8 में अगर प्रोडक्ट बनाया, 10 के बदले 8 में अगर प्रोडक्ट बनाया, 10 के बदले 8 में अगर प्रोडक्ट बनाया, 10 रुपये स्पेंड करने के बदले 8 रुपया स्पेंड करने में, अगर 8 रुपया स्पेंड करके अगर प्रोडक्ट बनाया तो 2 रुपया सेव हो रहा है। दिस इज माई फेवरेबल वेरियंस, which is denoted as F. And अगर 1 रुपया ज़्यादा इनकर करता हूँ मैं, कॉस्ट 10 रुपया खर्चा करना चाहिए था, 11 रुपया खर्चा किया, 1 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई, 1 रुपये से कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब that will have an adverse variance on your profitability. So it will be denoted as A. और एडवर्स फेवरेबल जब डिनोट करते हो ना तो साइन डिनोट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये टॉपिक साइन के हिसाब से पढ़ना छोड़ दो। कुछ लोग पढ़ाते हैं ऐसा, माइनस मतलब एडवर्स, प्लस मतलब फेवरेबल। हॉरिबल है। फाइनल छोड़ो, इंटर भी पास नहीं कर पाओगे इस पर। माइनस मतलब एडवर्स, प्लस मतलब फेवरेबल नहीं होता भाई, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने आपको अभी कॉस्ट का एग्जांपल दिया, बराबर है? अगर ये सेलिंग प्राइस होती तो selling price should have been 10, selling price is 11, answer is -1, selling price should have been 10, selling price is 8, answer is +2। अबे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो ये फेवरेबल होगा, और सेलिंग प्राइस कम हो गई तो रिकवरी रेवेन्यू कम हो जाएगा तो ये एडवर्स होगा, तो माइनस फेवरेबल हो रहा है अभी। सेल्स की बात करोगे तो माइनस फेवरेबल है, कॉस्ट की बात करोगे तो माइनस एडवर्स है। तो क्यों ऐसे जगह, ऐसे चीज़ों पे ध्यान देने का जो किसी के नहीं होते। चेंज होने वालों पे भरोसा नहीं किया जा सकता बॉस, भरोसा उसी पे करो जो सेम रहता है, करेक्ट? यस। सो लॉजिकली अप्लाई करो दिमाग अपना। 10 रुपये का खर्चा होने वाला था, कॉस्ट शुड हैव बीन 10, कॉस्ट इज 11, कॉस्ट बढ़ गई, एडवर्स वेरिएंस। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा, एडवर्स वेरिएंस। 10 रुपए का खर्चा होना चाहिए था, 8 रुपए में कर दिया, कॉस्ट कम हो गई, फेवरेबल। भाड़ में गया पॉजिटिव नेगेटिव। सेलिंग प्राइस शुड हैव बीन 10, सेलिंग प्राइस इज 11, वाओ 1 रुपया ज्यादा कमाया, फेवरेबल। सेलिंग प्राइस शुड हैव बीन 10, सेलिंग प्राइस इज 8, रेवेन्यू कम हो गया, फेवरेबल नहीं, एड। प्रॉफिट शुड हैव बीन 8 रुपीज, प्रॉफिट शुड हैव बीन 8 रुपीज, प्रॉफिट इज 6, एडवर्स बिकॉज प्रॉफिट इज गोइंग डाउन, आंसर भले ही पॉजिटिव हो। प्रॉफिट शुड हैव बीन 9 per unit, profit is 11 per unit, wow, even if the answer is 9 minus 11 minus 2, it is a favorable variance. So plus minus पे नहीं लगना है, प्लस माइनस पे नहीं लगना है, फोकस ओनली ऑन प्रॉफिट,
इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट अगर बढ़ने वाला है तो फेवरेबल, प्रॉफिट अगर घटने वाला है तो एडवर्स। जिंदगी भर ये याद रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रॉफिट बढ़ने वाला है फेवरेबल, प्रॉफिट घटने वाला है एडवर्स, दैट्स इट। समझ में आया? मैं बाकी पूरे लेक्चर जैसा थियरी यहाँ पे ले नहीं रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ रिविजन सेशन, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका, मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके आपको फ्री कर देना है ताकि आप अच्छे से पढ़ो इस टॉपिक को, और आपका जो भी अब तक का डाउट है, जो भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वेरिएंस कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है बॉस? बिजनेस है ना आपका, 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ये 3 चीजें आपके लिए मैटर करती है बिजनेस में, कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट। और कॉस्ट भी 3 टाइप की होती है, कॉस्ट भी 3 टाइप की होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अब अगर ओवरहेड्स की बात करूं तो ओवरहेड्स 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। अब समझा चौथा क्यों निकाला था? रिवीजन में भी डाउट करते हैं यार तुम लोग मुझ पे। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ओके, लेकिन ओवरहेड्स में 2 है ना, तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब ठीक है, अब ये पहले 3 जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर वेरिएबल इन नेचर। मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तीनों इंक्रीज होंगे, मैं क्वांटिटी डिक्रीज करूं तीनों डिक्रीज होंगे। मैं क्वांटिटी बढ़ाऊं तीनों बढ़ेंगे, मैं क्वांटिटी डिक्रीज करूं तीनों डिक्रीज होंगे। इनका वेरिएंस कैलकुलेशन सिमिलर होता है। वो लोग आपको एक स्टैंडर्ड दे देंगे, स्टैंडर्ड डेटा विल बी मेड अवेलेबल टू अस, उसके साथ साथ दे विल ऑल्सो गिव यू एक्चुअल आउटपुट। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपका स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट दोनों एक लेवल पे होना चाहिए। अगर आपका स्टैंडर्ड डेटा दिया है 1 यूनिट के लिए, लेकिन अगर एक्चुअल आउटपुट दिया है 6000 के लिए, तो इतना जान लीजिए, इतना जान लीजिए एक्चुअल आउटपुट लेवल अगर 6000 है तो आपका एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर भी 6000 यूनिट्स के लिए होगा। एक्चुअल आउटपुट अगर 6000 है तो आपका एक्चुअल आउटपुट भी 6000 के लिए होगा। एक्चुअल आउटपुट अगर 6000 है तो आपका एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर भी 6000 के लिए होगा। लेकिन स्टैंडर्ड दिया है 1 यूनिट के लिए, स्टैंडर्ड अगर 1 यूनिट के लिए दिया है, एक्चुअल आउटपुट 6000 का है, तो दे आर नॉट कंपेरेबल। तो हमें स्टैंडर्ड को चेंज करके 6000 की लेवल पे लेके जाना है। इसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे स्टैंडर्ड को रिवाइज कर देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल को कभी चेंज नहीं करना है, एक्चुअल सेम रहेगी, स्टैंडर्ड को चेंज करेंगे। और स्टैंडर्ड एक्चुअली चेंज नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का लेवल चेंज कर रहे हैं हम लोग। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो स्टैंडर्ड अगर मुझे दिया है, सपोज स्टैंडर्ड अगर मुझे दिया है 50 यूनिट्स के लिए, ठीक है ना, तो 50 यूनिट्स के लिए क्या क्या लगता है आप फाइंड आउट कर लो। और 9750 यूनिट्स का एक्चुअल डेटा दिया है, फाइन। 50 यूनिट्स के लिए इतना, तो 9750 के लिए कितना करके आप स्टैंडर्ड रिवाइज कर लीजिए, और उसके साथ एक्चुअल डेटा का कंपैरिजन होगा और वेरिएंस कैलकुलेशन निकलेगा, और वेरिएंस कैलकुलेशन होगा। हैव यू गाइस क्लियरली अंडरस्टूड दिस? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूँ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा और इसका जो स्पेशल पॉइंट है वो भी डिस्कस हो जाएगा। 1 में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 में बेसिक भी है और स्पेशल भी है, तो ये सॉल्व करने से आपका 1 भी डिस्कस हो जाएगा। इसमें आपको बोला गया था कि हर 100 किलो आउटपुट निकालने के लिए आपको 125 किलो का इनपुट करना पड़ता है। For every 100 kgs of output, you need 125 kgs of input. मतलब स्टैंडर्ड डेटा जो था वो दिया गया था 100 यूनिट्स बनाने, 100 किलो बनाने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि 5600 यूनिट एक्चुअली 600 किलो एक्चुअली बना दिया। तो हम लोगों ने 100 का स्टैंडर्ड
5600 के लेवल पे कन्वर्ट करने का सोचा। मतलब बेसिकली 56 टाइम्स। 100 किलो बनाने के लिए क्या लगता है वो देख लो, तो 5600 बनाने के लिए कितना लगेगा ढूंढ सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। 100 में इतना, 5600 में कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा यार, इट्स नॉट बिग डील। करेक्ट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला था इनपुट जो है ना, इनपुट वो स्टैंडर्ड इनपुट 50%, 30%, 20% के रेशो में होना चाहिए। अब यार इतनी आसान सिंपल बात है, 100 किलो बनाना है, आउटपुट अगर 100 किलो निकालना है तो 125 का इनपुट चाहिए। आउटपुट अगर 100 किलो निकालना है तो 125 का इनपुट चाहिए। आउटपुट अगर 5600 है तो कितना इनपुट चाहिए? तो 5600 डिवाइडेड बाय 125, डिवाइडेड बाय 125, 5600 मल्टीप्लाइड बाय 125 करना पड़ेगा हमको। 7000 का इनपुट, अच्छा 7000 का इनपुट होना चाहिए 5600 के लिए। तो उसमें से 50%, 30%, 20%, यानी कि 3500, 7000 का 30%, 2100, 7000 का 20%, 1400 होना चाहिए। देख लो, ये ढूंढा हमने। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 100 kgs के लिए 125 का इनपुट, तो 5600 kgs के लिए कितने का इनपुट? 7000 आंसर मिला, उसका 50%, 30%, 20% मैंने ले लिया, उसका 50%, 30%, 20% मैंने ले लिया। मिल गया आंसर। तो मुझे पता चलता है कि स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चलता है कि 98,000 शुड हैव बीन माय मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5600। मुझे क्वेश्चन में एक्चुअल कॉम्बिनेशन भी दिया था, मुझे बोला था 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड। अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा था कि मुझे एक्चुअल इनपुट नहीं दिया था, जिसकी वजह से मैं 60 20 20 अप्लाई नहीं कर पाया। पर मुझे इतना बोला था कि 60 बैचेस वर इनपुट, और मैं ये जानता हूं कि एक बैच में 125 का इनपुट होता है। माई वन बैच कंसिस्ट ऑफ 125 kgs का इनपुट। एक बैच में अगर 125 kgs का इनपुट होता है, इसका मतलब क्या है बॉस? एक बैच में अगर 125 kgs का इनपुट होता है तो इसका मतलब क्या है? एक बैच में 125 kgs का इनपुट होता है, इसका मतलब क्या है? 60 बैचेस में 7500 का इनपुट होगा। Is there anywhere mentioned in the question that input is not 125, it is something else? Is there anything mentioned in that manner? No. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि रियलिटी में भी रियलिटी में भी हमने वन 125 kg ही इनपुट किया है हर बैच में, तो मेरा इनपुट आ जाएगा 7500। मेरा इनपुट आ जाएगा 7500, उसमें 60%, 20%, 20% लेके मैंने ये हासिल कर लिया। मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस दी थी, मेरा मुझे पता चला कि जो काम 98,000 में होना चाहिए था उसके लिए 115,500 का खर्च आ रहा है। अब 98 में करने वाला काम, होने वाला काम अगर 115,500 की डाल के खर्च कर रहे हो, इसका मतलब 17,500 इज इनकर्ड मोर, दैट इज योर एडवर्स वेरिएंस। क्या रे, क्यों चाहिए अपने को फार्मूला वगैरह? यू डोंट नीड फार्मूला टू सॉल्व दिस सम। ऑफ कोर्स एंड में तुम लोग को चाहिए तो फार्मूला लिख दो एज अ फॉर्मेलिटी। फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन वो लोग करते हैं जिनके हड्डियों में पानी भरा होता है, समझे? आपको अगर सही तरीके से कैलकुलेशन सीखना है तो आपको लॉजिकल कैलकुलेशन सीखना ज़रूरी है, मैजिकल नहीं, क्योंकि गलत फॉर्मूला गलत आंसर ही देगा।
गीगो प्रिंसिपल पे काम करती है दुनिया, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गलत फॉर्मूला गलत आंसर। लेकिन जब आपको सही आंसर ही पता है तो फॉर्मूला गलत हो ही नहीं सकता ना, बाद में लिख दो फॉर्मेलिटी के तौर पे अगर आपको चाहिए तो, पर मैं फॉर्मूला बेस नहीं करवाऊंगा। अच्छा, इसके रीजन क्या है? दो रीजन। एक तो मैंने प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया और फिर मैंने क्वांटिटी स्ट्रक्चर भी फॉलो नहीं किया। मैंने प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, मैंने क्वांटिटी स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया। हाय दैया, अब क्या करे? एक एक करके सेटल करते हैं। मुझे इतना पता चला कि 98,000 के बदले 1,15,500 देने की वजह, 17,500 एडवर्स वेरिएंस की वजह दो है। एक है प्राइस, जिसके लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, और दूसरी है क्वांटिटी, जिसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहले परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढूंढ लेते हैं। जो काम 20 रुपीज़ में होना चाहिए था वो 21 में हो रहा है, 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हो। और ज़्यादा दे रहे हो किस पे? 4,500 पे। अबे जो सोचा है उस पर थोड़ी खर्चा करते हो, जो खरीदा उस पर खर्चा होगा ना। तो 1 रुपया ज़्यादा किस पे जा रहा है? 4,500 पे। 2 रुपया सेव किस पे हो रहा है? 1,500 पे। 1 रुपया ज़्यादा किस पे जा रहा है? 1,500 पे। सो दिस विल गिव यू प्राइस वेरिएंस, this will give you price variance which can be calculated like this. Of course मैंने यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन किया था, वो परचेज लेके समझाया था मैंने कॉन्सेप्ट। 20 माइनस 21 इंटू 4,500, 10 माइनस 8, 5 माइनस 6। इज दिस करेक्ट? 1 रुपया ज़्यादा देना बुरी बात, 2 रुपया सेव करना अच्छी बात, 1 रुपया ज़्यादा देना गंदी बात, गंदी 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 बात। तो गाइस 1,500 एडवर्स, 4,500 एडवर्स, 6,000 एडवर्स, 3,000 फेवरेबल। मेरा नेट इफेक्ट आएगा 3,000 एडवर्स। तो 17,500 एडवर्स वेरिएंस में से 3,000 एडवर्स वेरिएंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज मैनेजर की। इसके लिए बाकी 14,500 के लिए जिम्मेदार होगा मिस्टर प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है ना बॉस, प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर क्वांटिटी। 20 का माल 21 में खरीदा परचेज मैनेजर ने, मुझे अफेक्ट हुआ 4,500 के लेवल पे। 10 के बदले 8 दिया परचेज मैनेजर ने, आई गॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ 1,500 यूनिट। देखो मैं अफेक्ट होऊंगा उसी क्वांटिटी पे जो मैं खरीदता। अब अगर प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रहे हो तो वो टोटली डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कृपया किसी और वेरिएंस के साथ कंपेयर ना करें, ये मार्क्स लेवा साबित हो सकता है। यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर इट विद एनीथिंग, यू आर जस्ट सपोज टू फोकस ऑन, यू आर जस्ट सपोज टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। Production manager is responsible for consuming the right quantity. Production manager is responsible for consuming the right quantity of raw material for producing finished goods. तो 3,500 के बदले 4,500 कंज्यूम किया, 2,100 के बदले 1,500 कंज्यूम किया, 1,400 के बदले 1,500 कंज्यूम किया। क्लियरली पता चलता है कि ए के केस में ज़्यादा कंज्यूम किया है, बी के केस में कम कंज्यूम किया है, सी के केस में वापस ज़्यादा कंज्यूम किया है। लेकिन मुझे आंसर यूनिट्स में नहीं रुपीज़ में चाहिए। मैं एक्चुअल प्राइस लेने का सोच भी नहीं सकता बिकॉज ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्राइस। प्रोडक्शन मैनेजर ने मटेरियल खरीदा है नहीं, तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी एवेल्युएशन में एक्चुअल प्राइस का आना पॉसिबल ही नहीं है। पर सर फिर प्राइस में कैसे आता है? मैंने पहले ही बोला था कंपेयर मत करो, दोनों अलग वेरिएशंस है, एक का दूसरे से कनेक्शन होना चाहिए। तुम लोग क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये फालतू का ओवर थिंकिंग में मार्क जाता है तुम लोग का। प्राइस परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस वेरिएंस, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सनम। अभी हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड प्रोडक्शन मैनेजर इन नो सिचुएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल प्राइस।
अच्छा ये पेन यूज कर रहा हूं मैं, 10,000 रुपए का पेन है, 10,000 रुपए का पेन है, मैंने एक पेन तोड़ दिया, दूसरा पेन तोड़ दिया, तीसरा पेन यूज कर लिया, मैनेजमेंट को पता चला, उन्होंने पूछा भाई साहब बाकी सारे प्रोफेसर्स एक पेन यूज करते हैं, तुझे ऐसी क्या जरूरत है कि तू 3-3 पेन यूज करता है? सॉरी इज द ओनली आंसर। हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं 2 पेनों के लिए, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं दोनों पेनों के लिए, मेरे रेम्यूनरेशन में से काट लेना पैसा, बोल दिया मैंने। लेकिन 10,000 का पेन अगर 11,000 में कोई खरीद रहा है तो मैं 11,000 इंटू 2 पेन नहीं करूंगा बे। इसकी प्राइस क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस 10,000 है ना, तो 10,000 काट है, क्योंकि 10,000 का 11,000 मेरी वजह से नहीं हुआ है, एक पेन का 2 पेन यूज कर रहा हूं, ये मेरी गलती, तो मुझे 2 पेन्स के लिए जिम्मेदार ठहराओ, 11,000 रुपए के लिए नहीं। जाओ पहले उसको पकड़ो जो 10,000 का माल 11,000 में खरीदता है, उसके बाद मेरे पास आना, समझो? आई मीन catch hold of purchase manager who is buying 10 material of 10,000 for 11,000. Don't come to me for that. I'm not responsible for price. I'm responsible for quantity. 2 पेन की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने का जो रेट है वो एक्चुअल रेट मत मारो, क्योंकि तुम लोग फिर पेन के लिए भी मैं ही जिम्मेदार, 2 पेन एक्स्ट्रा यूज किए इसके लिए भी मैं जिम्मेदार, 10,000 का 11,000 हुआ इसलिए मैं जिम्मेदार, तो डाल दो ना भाई, सब जिम्मेदारी मुझ पे डाल दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम लोग पॉलिटिशियन थोड़ी है जो सबका ब्लेम मैगी पे बंदे पे डाल दे, है कि नहीं? एकदम लॉजिकली सोचो। प्रोडक्शन मैनेजर बंदा प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए जिम्मेदार है, तो उसके लिए एक्चुअल प्राइस कहाँ से आएगी? एक्चुअल प्राइस इज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमको स्टैंडर्ड प्राइस अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, ये रहा कैलकुलेशन आपके सामने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देवी और सज्जनों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एकदम सिंपल है यार, कितना सिंपल है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लिखने से मना किया। लॉजिकली जाओ, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अभी कौन सी प्राइस? प्रोडक्शन मैनेजर इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस? डज ही डिसाइड द एक्चुअल प्राइस? नो। देन हाउ कैन आई टेक एक्चुअल प्राइस? आई विल गो बैक टू स्टैंडर्ड प्राइस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? एकदम क्लियर है? ओके। लेकिन ना क्या है, देखो मेरे लाइफ का सार बताता हूँ मैं। 17,500 एडवर्स मुझे वेरिएंस मिला, मैं ढूंढने निकला तो मुझे पता चला कि परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 3,000 एडवर्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 4,500 एडवर्स। अब परचेज मैनेजर से अगर पूछने जाओगे ना भाई प्राइस क्यों ज़्यादा दी कम दी, तो भाई प्राइस इज एन आउटकम ऑफ मार्केट, मार्केट में जो प्राइस थी उसके हिसाब से खरीदा मैंने। अब तूने बोला 20 रुपए में खरीद, मार्केट में 19 रुपए है, तो भी क्या 20 रुपए दे के आऊं? नहीं। तूने बोला 16 रुपए में खरीद, मार्केट में 17 रुपए रेट चल रहा है, तो क्या माल नहीं खरीदूं? यू विल बी आउट ऑफ स्टॉक। तो प्राइस वेरिएंस इज एन आउटकम ऑफ मार्केट फोर्सेस, देयर इज नो सब वेरिएंस हियर। बट क्वांटिटी तो आपकी इन हाउस एक्टिविटी थी ना, क्वांटिटी तो आपकी इन हाउस एक्टिविटी थी बच्चा, और क्वांटिटी अगर आपकी इन हाउस एक्टिविटी थी तो उसमें ज्यादा क्यों लगा कम क्यों लगा, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए। उसमें ज्यादा क्यों लगा और कम क्यों लगा, इसकी इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? तो कैसे करें? क्वांटिटी वेरिएंस यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर इवैल्यूएट किया जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर इवैल्यूएशन, उसका फर्दर इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग, and that will be done in the form of two variances. One is material mix variances and second is material yield variances. मिक्स वेरिएंस ये कहता है कि भाई साहब आपने 7,500 कंज्यूम किया, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 7,500 कंज्यूम किया, हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो था ना, ये 7,500 जो आपने कंज्यूम किया ना, ये स्टैंडर्ड रेशो में कंज्यूम करते तो अच्छा होता। 50, 30 एंड देन 20 इस रेशो में कंज्यूम होना चाहिए था, आपने कुछ भलते रेशो में कंज्यूम कर दिया, ये गलत बात है। क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन का बहुत फर्क पड़ता है। अगर कॉस्टली मटेरियल मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँ, अगर कॉस्टली मटेरियल मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँ तो मेरा वेरिएंस एडवर्स ही निकलेगा मोर और लेस।
तो उसमें क्या होता है, कॉस्टली मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करने से चीपर मटेरियल का कितना भी सेविंग करो नजर नहीं आता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो कॉम्बिनेशन को भी समझना उतना ही जरूरी है। तो मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि चल ठीक है बच्चा, 7,500 कंज्यूम करते हो दैट इज फाइन, बट 7,500 को किस रेशो में कंज्यूम करना चाहिए था? 50-30-20। 7,500 को 50-30-20 में कंज्यूम करना चाहिए था बच्चा। तो ये दिस शुड हैव बीन द क्वांटिटी टू बी कंज्यूम। आपने कंज्यूम कर लिया 4,500, 1,500, इसके वजह से मुझे मिलता है मिक्स वेरिएंस। अगर मैं 3750 के बदले 45,000 डालता, 4500 डालता हूँ, लुक एट दिस नो, मेरा सबसे महंगा मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हुआ है, वेरिएंस एडवर्स। इसलिए ओवरऑल वेरिएंस भी देखना एडवर्स ही है, क्योंकि यहां पर मैंने जो सेव किया बच्चा लोग, वो कहीं नजर नहीं आवे, क्योंकि महंगा वाला मटेरियल ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो उसका ही इम्पैक्ट सारे वेरिएंस पे फैला हुआ है। और फिर एंड में मैं कैलकुलेट करता हूं बाबू, 5,600 केजीज मुझे बनाने, ठीक है। 5,600 केजीज बनाने के लिए 7,000 का इनपुट होना जरूरी था। मैंने 7,500 डाल दिया मशीन में। मेरा बच्चा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बच्चा, 5,600 किलो प्रोड्यूस करने के लिए 7,000 केजीज का इनपुट होना चाहिए था। मैंने 7,500 केजीज का इनपुट किया। 500 किलो इनपुट ज़्यादा होता है तो मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि 7,5,600 से थोड़ा ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए। आपका 5,600 7,000 में बनना चाहिए, तो 7,500 में डेफिनेटली 5,600 से ज़्यादा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना। वो देता है हमको यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस यहाँ पे मिलता है। अब ऐसा है कि मैं जब क्वांटिटी वेरिएंस के सब वेरिएंसेस निकालता हूँ, मुझे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, मैं इंडिविजुअल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल क्वांटिटी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं 7,000 इनपुट होना चाहिए था, 7,500 इनपुट हुआ, ये कह रहा हूँ। तो मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस करने के लिए मुझे वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस लेनी पड़ेगी। देखो यार, 70,000 कॉस्ट है, 3,500 क्वांटिटी है, प्राइस नहीं दी होती तो मैं निकाल लेता ना 70,000 डिवाइडेड बाय 3,500, बस। तो यही किया मैंने। मुझे, since I'm not going for individual, since I'm not going for individual breakup, मुझे consolidated standard price चाहिए। So 98,000 divided by 7,000 मुझे आंसर दे रहा है straight away। ये रहा मेरा आंसर। तो गाइज ये था मेरा फर्स्ट मटेरियल से रिलेटेड कैलकुलेशन, जिसमें मैंने मटेरियल वेरिएंसेस सारे कंसीडर कर लिए, प्लस साथ में ये भी कंसीडर कर लिया कि एक्चुअल आउटपुट लेवल शुड बी द बेस। साथ में मैंने वो पॉइंट भी कवर कर लिया कि इनपुट, स्टैंडर्ड इनपुट से एक्चुअल इनपुट अलग है, ये नहीं बोला था। तो 125 पर बैच इंटू 60 बैचेस 7,500 मैंने लिया और रेशो में स्प्लिट कर दिया। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, एंड द बेसिक पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब चलते हैं अगले वेरिएंसेस की तरफ। अब चलते हैं लेबर की तरफ। लेबर वेरिएंसेस में भी फंडा सेम है, क्योंकि लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट, तो उसमें भी वेरिएंस कैलकुलेशन का फंडा सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। एक यूनिट का स्टैंडर्ड डेटा हमें दिया गया था, 2 hours of skilled man, 3 hours of unskilled man, 3 hours of semi skilled man and 5 hours of unskilled man, बराबर है। ये स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट भी अवेलेबल करके दिया था। एक्चुअल डेटा भी दिया था जो था 5,000 यूनिट्स के लिए। तो अपना सिंपल कैलकुलेशन ये कहता है कि बॉस, स्टैंडर्ड दिया है 1 यूनिट के लिए, स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए दिया है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट दिया है 5,000 का। तो मुझे 1 यूनिट का स्टैंडर्ड कन्वर्ट करके 5,000 के लेवल पे लेके जाना है।
मैंने वही किया। 1 यूनिट का 2 घंटा काम करना पड़ता है, 1 यूनिट के लिए 3 घंटा काम करना पड़ता है, 1 यूनिट के लिए 5 घंटा काम करना पड़ता है। तो 5,000 के लिए 10,000, 15,000, 25,000 घंटा काम करना चाहिए। 5, 3 and 2 should have been the rate. So basically, according to me, the labor cost should have been 145, but actually it is 154,750 on the basis of the actual data given by the question. फिर हमने बेसिक वेरिएंसेस निकाले। बाकी वेरिएंस कैलकुलेशन में डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है। वंस योर टेबल इज रेडी, सब कुछ मैनेजेबल। सिर्फ एक पॉइंट मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे। लेबर वेरिएंसेस में 2 टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, जहाँ पे आप टाइम वेरिएंस को एफिशिएंसी वेरिएंस, टाइम वेरिएंस को स्प्लिट करके 3 पार्ट करते हैं, आइडल टाइम, मिक्स एंड एफिशिएंसी, विच इज नोन एज यील्ड। देयर इज वन मोर मेथड जिसमें टाइम वेरिएंस के बाद आप आइडल टाइम अलग करके एफिशिएंसी अलग करते हो। एफिशिएंसी के 2 पार्ट्स होते हैं, मिक्स एंड यील्ड। आपको जैसा सिखाया गया फॉलो करो। वेरिएंस कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील, कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो अच्छी तरह से। आइडल टाइम जब भी होगा, एक्चुअल आइडल टाइम, ये होने के बाद पता चलता है, यू कैन नॉट एस्टिमेट दैट। तो एक्चुअल आइडल टाइम जब भी होता है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हेन योर वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एंड यू कैन नॉट गिव देम वर्क बिकॉज ऑफ पावर फेलियर, पावर फ्लक्चुएशन, मशीन ब्रेकडाउन, लैक ऑफ मटेरियल, ऐसी सब रीजंस की वजह से अगर आपका वर्कर आइडल बैठा रहता है तो उसमें वर्कर की गलती नहीं है। ही इज रेडी टू वर्क, यू कैन नॉट गिव देम वर्क, सो प्लीज पे देम फॉर दैट स्पैन ऑफ टाइम। सो आइडल टाइम जब एक्चुअल होता है तो वो एबनॉर्मल अगर है तो इट इज पेड फॉर, तो उसको माइनस करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखना, योर एफिशिएंसी इवैल्यूएशन should always be exclusive of idle time। तो इसीलिए पहले आइडल टाइम अलग होता है, फिर एफिशिएंसी वेरिएंस निकलता है, और उसके बाद का जो आपका कैलकुलेशन है, देखो मैंने आवर्स को अलग कर दिया। आवर्स को अलग करने के बाद मैंने स्प्लिट कर दिया। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर 56,000 आवर्स मेरे पास थे, 56,000 आवर्स मेरे पास थे, जिसमें से 1000 घंटे आइडल थे। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन हैड सेड। तो 55,000 आवर्स जो है ना, 55,000 आवर्स जो है ना, उनको स्प्लिट करो टू गेट द रिवाइज्ड आवर्स। मेरा ये कैलकुलेशन है कि चलो 55,000 आवर्स आपने काम किया, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट द रेशियो शुड हैव बीन 2:3:5, व्हिच इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। तो रेशियो शुड बी 2:3:5। फिर उसमें से लेबर मिक्स और लेबर यील्ड वेरिएंस निकलेगा। इसमें एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट था जो पूछा था कि आइडल टाइम का ब्रेकअप अगर नहीं दिया तो क्या। इसमें दो बेसिस होंगे। कुछ लोग स्टैंडर्ड आवर्स का रेशियो लेते हैं, कुछ लोग एक्चुअल आवर्स का लेते हैं। एक्चुअल आवर्स इज मोर एक्यूरेट बिकॉज एक्चुअल आइडल टाइम इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स। Actual idle time is a part of actual hours, so we have to go for actual hours, actual ratio as a base। स्टैंडर्ड का रेशियो भी लेना कुछ लोग प्रीफर करते हैं, दैट इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 में एकदम सिंपल कैलकुलेशन था। उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स दिए थे, आवर्स नहीं दिए थे। तो हमने क्या किया कि भाई एक वीक में 40 घंटा काम होता है ना, एक वीक में अगर 40 घंटा काम होता है तो हर एक वर्कर 40 घंटा काम करेगा। एक वीक में 40 घंटा अगर काम होता है तो हर एक वर्कर 40 घंटा काम करेगा। तो 32 वर्कर्स, ये देखो 32 वर्कर्स 1280 आवर्स काम करेंगे, 12 वर्कर्स 480 आवर्स काम करेंगे, 6 वर्कर्स 240 आवर्स काम करेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये सेम रहेगा। और इसके बाद आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट था इसमें जो डिस्कस करने जैसा था, इन्होंने स्टैंडर्ड आवर्स जो दिए थे, स्टैंडर्ड डेटा जो दिया था वो 2000 घंटे का था। एक्चुअल आउटपुट भी आवर्स में दिया था। अब आवर्स कोई कैसे प्रोड्यूस कर सकता है? अरे सिंपल है, मेरी बात सुनो। जब भी आउटपुट आवर्स में दिया जाएगा ना, सिर्फ आवर्स को रिप्लेस करके यूनिट्स बना देना, वहां पे काम हो जाएगा। मतलब मेरा स्टैंडर्ड 2000 यूनिट बनाने के लिए मैंने 1800 बना दिए, कन्वर्ट कर लो। 2000 के लिए इतना, 1800 के लिए कितना। देखो कभी क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दे गिव यू आंसर इन टर्म्स ऑफ आवर। जैसे एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है, एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। मैंने 1800 यूनिट बना दिए,
तो या तो आप मुझे ये कह सकते हो कि हाँ भाई तूने 1800 यूनिट बना दिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने 1800 घंटे का प्रोडक्शन कर दिया, 1800 स्टैंडर्ड आवर्स का प्रोडक्शन कर दिया। बात तो एक ही है। तो ज्यादा लोड मत लो नन्ही सी जान पे। जैसे ही ऐसा कुछ होता है ना, आर्स को यूनिट से मनी मन में रिप्लेस कर लो। 2000 आर्स, 2000 यूनिट्स पकड़ लो। 1800 आर्स, 1800 यूनिट्स पकड़ लो। 2000 के लिए इतना, 1800 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल लो। ज्यादा सोचोगे तो गफला करोगे, सोचना मत। तो मैंने वही किया। मेरा आंसर ये बताता है कि भाई 1800 घंटे का काम 1800 घंटे में होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ 2000 घंटे में। इसके बाद वेरिएंस निकालना। एक चीज वेरिएशन में याद रखना मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी वेरिएंस गलती से भी आइडल टाइम इंक्लूड करके नहीं निकालने का। कुछ ग्रेट लोग करते हैं ऐसी हरकतें, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप वर्कर हो, आपको मैंने 100 घंटे का काम दिया, आपने 95 आवर्स में खत्म किया, आप एफिशिएंट हो। हाँ, क्योंकि स्ट्रेट कैलकुलेशन है, 100 घंटे में करना चाहिए था, 95 में किया। मैंने आपको 100 घंटे का काम दिया, आपने 101 घंटे लगा दिए, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 101 घंटे में 5 घंटे ऐसे हैं जो आइडल टाइम है। मतलब आप रेडी थे, मैं आपको काम नहीं दे पाया। अगर आप रेडी थे और मैं आपको काम नहीं दे पाया, इसमें आपकी गलती है? नहीं। तो मुझे ये देखना चाहिए कि 101 घंटे आपको मैंने एक्चुअली पेमेंट किया है, उसमें से 5 घंटे अगर आइडल टाइम है। 101 आवर्स में अगर 5 आवर्स आर आइडल टाइम, मतलब एक्चुअली टेक्निकली आपने 96 आवर्स में काम खत्म किया है। 100 घंटे का काम आपने 96 में खत्म किया है, तो आपकी एफिशिएंसी 96 आवर्स के हिसाब से आनी चाहिए। आपकी एफिशिएंसी 96 आवर्स से आनी चाहिए, 96 आवर्स के हिसाब से आनी चाहिए। आप ये समझ रहे हो अच्छी तरह से? एब्सोल्युटली क्लियर? आइडल टाइम एफिशिएंसी इवैल्यूएशन में नहीं होना चाहिए कभी भी। ग्रॉस आवर्स लेके आइडल टाइम इंक्लूड करके एफिशिएंसी वेरिएंस नहीं आएगा। ये आपने लेबर में भी करना है आपको, और वेरिएबल ओवरहेड में भी करना है, और फिक्स्ड ओवरहेड में भी करना है। अगर आप आइडल टाइम को लेके एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेशन कर रहे हो तो गलत हुआ। एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेशन शुड ऑलवेज बी एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम। फिर इसमें ये तो रिवर्स क्वेश्चन था, इट वाज क्वाइट सिंपल। मिसिंग डेटा था इसमें, तो मैंने कहा ना रिवर्स डेटा जब भी आएगा, दो आइटम अगर जो नॉर्मली दिए जाते हैं वो अगर गायब कर दिए, तो ऐसे आइटम्स दिए जाएंगे जो नॉर्मली नहीं दिए जाते। इसलिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेट मिसिंग था, स्टैंडर्ड आवर्स मिसिंग थे, इसलिए इन्होंने एफिशिएंसी रेशो दे दिया और रेट वेरिएंस दे दिया। ये दो चीज़ें थी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये दो चीज़ें थी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन्होंने दिया था क्वेश्चन में, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हमको दी जाती थी वो नहीं दी थी। तो वी वेंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। पॉज। और जैसा मैंने कहा, रिवर्स सम्स को टैकल करने का सिंपल तरीका है। जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली दी नहीं जाती वो दी जाएगी, टेक दैट एज अ बेस। जो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दी जाती वो दी जाएगी, दैट शुड बी टेकन एज अ बेस। तो मैंने रेट वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा तूने माइनस क्यों लिया? अरे मेरा वेरिएंस एडवर्स है। एडवर्स वेरिएंस मतलब बुरी बात, बुरी बात मतलब स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट दोनों कंपेयर करोगे तो एक्चुअल रेट का ज्यादा होना इज अ बुरी बात। My variance will be adverse only if my actual rate of labor is more than the standard rate of labor. So standard rate is less, actual rate is more. Standard rate is less, actual rate is more. तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने के बाद आंसर तो नेगेटिव ही आएगा ना। मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए मैंने साइन लिया है, वेरिएंस डिसाइड करने के लिए नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये सॉल्व करने के बाद मुझको पता चलता है कि एक्चुअल रेट 12 रुपये है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला, एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करके मैंने एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स भी निकाल लिए, और फिर उसके बाद तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन पूछा था वो भी हमने दे दिया। सो बेसिकली उसमें डिस्कस करने जैसा बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यस, क्वेश्चन नंबर 6 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में ना एक सिंपल बात है, नॉर्मल आइडल टाइम दिया था। अब नॉर्मल आइडल टाइम दिया है मतलब आपको पहले से पता है कि आप काम नहीं करने वाले, उसको हटा दो और बैलेंस जो आवर्स है उससे काम चला दो। तो हमने 1000 घंटे में से
5% और 800 में से 5% माइनस किया, तब मुझे पता चला 950 और 760 आवर्स ही काम होने वाला है। तो मैंने उसके हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट किया, उसी को मैंने स्टैंडर्ड आवर्स मान लिया। मटेरियल में आपको डेटा दिया गया था, 800 किलो का ए है, 600 किलो का बी है, मतलब 1400 किलो का इनपुट है। इसमें से 10% जब लॉस होगा, 1400 किलो के इनपुट में जब 10% लॉस होगा, तो 1260 का आपका आउटपुट आएगा। तो स्टैंडर्ड डेटा के हिसाब से 1260 का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आपका दिया गया है 1480। तो हमने एक्चुअल आउटपुट के लेवल पे स्टैंडर्ड डेटा को हम ले गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ये ऐसा 1260 kgs में इतना, 1480 में कितना, वैसे ही लेबर का किया मैंने। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट था, अगर एक्चुअल आइडल टाइम दिया है एबनॉर्मल तो वो टेबल में आएगा क्योंकि इट इज पेड फॉर, लेकिन एस्टिमेटेड दिया है, परसेंटेज दिया है, एक्सपेक्टेड दिया है, तो वो नॉर्मल होगा। तो आपको पहले से पता है कि इतना आवर्स काम नहीं होने वाला, उसको माइनस करके फिर एनालिसिस कर लो। दैट्स इट। उस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, बाकी तो वेरिएंस कैलकुलेशन ही था। सो दैट वाज अबाउट योर लेबर वेरिएंसेस। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक कवर कर लिया है। अब बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स में एक सिंपल बात आपको समझ में आनी चाहिए। Fixed overhead variances are calculated by comparing actual data with budgeted data or standard data. But please understand one thing, actual output level is not important. मटेरियल में, लेबर में और वेरिएबल ओवरहेड्स में हम एक इन्फॉर्मेशन, एक चीज़ फॉलो करते थे कि एक्चुअल आउटपुट लेवल हमेशा सेम हुआ करती है। मटेरियल में, लेबर में हम लोग, वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग एक चीज़ फॉलो करते हैं, एक्चुअल आउटपुट लेवल सेम होनी चाहिए। स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए दिया, एक्चुअल 5000 के लिए दिया, तो स्टैंडर्ड को भी रिवाइज करके 5000 पे लेके जाते हैं, राइट? फिक्स्ड ओवरहेड में ऐसा सब नहीं होता। The reason is fixed overhead is a period cost. पीरियड सेम होना चाहिए। एक्चुअल डेटा अगर 3 महीने का दिया तो स्टैंडर्ड जिस किसी लेवल पे, बजटेड डेटा जिस किसी लेवल पे, उधर से निकाल के 3 महीने में लेके। अगर स्टैंडर्ड डेटा दिया है 1 महीने का, एक्चुअल डेटा दिया है पूरे साल का, तो बजटेड डेटा, स्टैंडर्ड डेटा जो भी दिया है आपको, उसको इंटू 12 करना पड़ेगा। पीरियड शुड बी द सेम। और एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखो, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस सॉल्व करने के लिए ना एक सिंपल कैलकुलेशन जरूरी है। यू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट 8 आइटम्स फ्रॉम द क्वेश्चन। You first extract 8 items from the question like this, और 3 absorption rate ढूंढ लो। कौन से 3? पर यूनिट, पर आवर और पर डे। सिंपल बात है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। पर आवर पर डे हम लोग को बाद में कैलकुलेशन में चाहिए, इसलिए कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, बट जनरली एब्जॉर्प्शन इज ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट रेट। मुझे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट करके जो आंसर मिला, दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन बजटेड आउटपुट करके मुझे जो आंसर मिला, दैट इज 20 रुपीज पर यूनिट। मतलब हर एक यूनिट बेचने के बाद मुझे 20 रुपये आना चाहिए। 50,000 मेरी बजटेड फिक्स कॉस्ट है, ये रिकवर करनी है मुझको 2500 यूनिट्स बेच के। मतलब हर एक यूनिट बेच के 20 रुपये आना चाहिए। मैंने बॉस बेच दिए 2550। हर एक यूनिट से 20-20 रुपए आना चाहिए था, मैंने बेच दिया 2550 यूनिट्स बेच दिए, 20 रुपए आना चाहिए था। तो 2550 इंटू 20, 51,000 आई हैव एब्जॉर्ब्ड। ये मेरा एब्जॉर्प्शन। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। ये स्क्रीनशॉट हमेशा इसका ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहिए तो। ये बेसिक चीज है। कोई भी फिक्स्ड ओवरहेड क्वेश्चन सीए इंटर में, सीए फाइनल में, किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी हालत में पूछे नहीं दो। आपको 8 आइटम्स लेके 3 एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के एक फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन दिखाना है। इतना कर लो, कोई ताकत तुम लोग को रोक नहीं पाएगी फुल मार्क्स स्कोर करने से। 8 आइटम्स, बजटेड ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स में अगर ब्रेकअप है आइडल टाइम वगैरह का तो वो भी लिख दीजिए, एंड बजटेड डेज, एक्चुअल डेज। 8 आइटम निकाल लो तो 3 एब्जॉर्प्शन रेट आएंगे, पर यूनिट, पर आवर, पर डे। पर यूनिट उठा लो,
एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो आपको ये पता चलेगा हाउ मच यू हैव रिकवर्ड। यार 20-20 रुपया 20-20 रुपया 20-20 रुपया हर एक यूनिट से रिकवर करना चाहिए था। मैंने 2550 यूनिट्स बेच दिए तो 51,000 मैंने अब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन मुझे खर्चा करना पड़ा 53,000 का। माई एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज 53,000, आई शुड हैव एब्जॉर्ब 53,000। मैंने असल में खर्च किया 53,000, मुझे एब्जॉर्ब करना चाहिए था, रिकवर करना चाहिए था 53,000, बट आई कुड एब्जॉर्ब ओनली 51,000। यार तो 2,000 एडवर्स मेरा कॉस्ट वेरिएंस है, ये लिखा मैंने एड में फॉर्मूला। मैं जनरली यही करता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ पूरा सम, उसके बाद एग्जामिनर को दिक्कत नहीं आए, मार्क्स नहीं कटे, इसलिए फॉर्मूला लिखवा देता। तो फॉर्मूला हमेशा एंड में आएंगे। अच्छा, इसके दो रीजन है, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के दो रीजन है। देखो, मुझे 53,000 एब्जॉर्ब करना चाहिए था, मैं 51,000 एब्जॉर्ब करके बैठा हूं, इसकी वजह है एब्जॉर्प्शन रेट। मेरा एब्जॉर्प्शन रेट 20 के बदले 25 होता तो मैं 53,000 से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन रेट रीजन है, तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे मिला था? फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड अपॉन बजटेड आउटपुट। मैंने दोनों फॉलो नहीं किए। मैंने सोचा था 50,000 का खर्चा होगा, 53 हो गया, मतलब माई बजट वेंट रॉन्ग टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000, दैट इज माई बजट वेरिएंस। यार यहाँ पे 3,000 का लॉस होने के बावजूद मुझे ये 2,000 का ही लॉस दिखा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 1,000 रुपए का फायदा हुआ। कहा पता है, आपने सोचा था 2,500 यूनिट्स बनाओगे, लेकिन आपने बना दिए 2,550। 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनने की वजह से, 50 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनने की वजह से अब 2020 ज्यादा रिकवर कर पाए उन 50 यूनिट से। 50 यूनिट सडनली आपने प्रोड्यूस करके बेच दिए, तो सडनली आपको 50 यूनिट्स इंटू 20 1,000 रुपया मिल गया, तो 3,000 का लॉस 1,000 रुपए से कम हो 2,000 में आके अटक गया। तो ये आपके 3 वेरिएंसेस थे, पहले 3 वेरिएंसेस। तो ठीक है, मैंने फॉर्मूला भी ढूंढ के लिख दिया, बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? वेरी गुड। अब बजट क्यों गलत गया, अलग क्यों आया, आंसर अलग क्यों? बजट या तो एडवर्स होगा या तो फेवरेबल होगा, बस एग्जैक्ट कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। एस्टिमेट कैन नॉट बी एक्यूरेट ना, either you will have accurate information or you will estimate. I hope you are understanding this. तो फिर बजट वेरिएंस का सब वेरिएंस नहीं होगा, फर्दर इवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन वॉल्यूम तो इन हाउस एक्टिविटी है, वॉल्यूम तो इन हाउस एक्टिविटी है। ज्यादा क्वांटिटी क्यों प्रोड्यूस की, कम क्वांटिटी क्यों प्रोड्यूस की, ये तो आप डिफरेंटली एनालाइज कर सकते हो, बिकॉज इट इज इन कंप्लीटली इन योर हैंड्स, इट इज कंप्लीटली योर इन हाउस एक्टिविटी। तो फिर मैं एब्जॉर्ब करने मैं ढूंढने चला गया, तो मुझे पता चला कि यार जहाँ पे 25 दिन काम करना चाहिए था, मैंने 27 दिन काम किया। अब एक चीज याद रखना, 25 दिन काम करना चाहिए था, एक महीने की फिक्स कॉस्ट इनकर करके मैंने 27 दिन काम किया, मुझे एक महीने की फिक्स कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड एनीथिंग मोर। देखो सिंपल बात याद रखो, मैंने क्लासरूम भाड़े पे ले ली, 2 लाख रुपया रेंट है। मैंने बैच को बुलाया, मुझे लगा 25 दिन में सिलेबस, 25 दिन मैं बुलाऊंगा, 5 दिन इनको छुट्टी दूंगा, बच्चों को एंजॉय करना चाहिए, इसीलिए एग्जाम्पल है, ध्यान दो। 2 लाख रुपया रेंट है पर मंथ 30 दिन का। मैंने सोचा था मैं 25 दिन काम करूंगा, मुझे रेंट पे डिस्काउंट मिलेगा क्या? नहीं, मेरा लैंडलॉर्ड बोलता है पर मंथ 2 लाख। तू 30 दिन काम कर, 25 दिन काम कर, 2 दिन काम कर, 2.5 दिन काम कर, 5 दिन काम कर, 2 दिन काम कर, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे 2 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, डन। अब मैंने सोचा 25 दिन काम करूंगा, मैं अगर 27 दिन काम करता हूं ना, तो ही कैनॉट आस्क फॉर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रेंट, क्योंकि 2 लाख पर मंथ है ना, तो मैं 30 दिन तक कुछ भी कर सकता हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, रेंट विल नॉट बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब बॉस 25 दिन में काम करने का सोचा था, लेकिन 27 का काम किया है। 25 दिन का काम करने का सोचा था, लेकिन 27 का काम किया है, इसीलिए वेरिएंस फेवरेबल है। इट इज अबाउट यूटिलाइजेशन, कैलेंडर वेरिएंस कहते हैं उसको। 25 दिन का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था, 27 डेज का यूटिलाइजेशन हुआ विदाउट इनकरिंग एनी एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट। डोंट यू थिंक इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस? यस। अच्छा, एक दिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का खर्चा कितना है पता है? 2,000 रुपये। कैसे? अरे मैंने जब 50,000 का रेंट देने की बात की थी, तो मैंने प्लान किया था ना 25 दिन काम करूंगा, सो इवेंचुअली आई वाज पेइंग 50,000 फॉर 25 डेज।
50,000 की फिक्स कॉस्ट इनकर करने के लिए मैं 25 डेज काम करने वाला था, 50,000 की फिक्स कॉस्ट होने वाली थी, तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता था 2,000 रुपए पर डे कॉस्ट है, तो हर दिन का कॉस्ट 2,000 है, मैं 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता हूँ वो भी बिना पैसे दिए, तो इट इज एज गुड एज वर्थ 4,000, 2 दिन एक्स्ट्रा इंटू 2,000 पर डे। ये आपका कैलेंडर वेरिएंस था। यहाँ पे देखो निगेटिव पॉजिटिव करोगे तो मार खा जाओगे, माइनस आंसर आ रहा है लेकिन है फेवरेबल। वॉल्यूम वेरिएंस आंसर माइनस आ रहा है लेकिन है फेवरेबल। हैव यू गाइस कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस? गुड। अब यार 25 दिन में आप 5,000 घंटे अगर काम कर सकते हो तो 27 दिन में डेफिनेटली यू शुड हैव यूटिलाइज मोर ना। देखो ये मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इवैल्यूएशन है। 25 दिन में आप 5,000 घंटा काम कर सकते हो तो 27 डेज में कितना? इफ़ यू डू इट ऑन कैलसी यू विल गेट 5,400। 25 दिन में अगर 5,000 घंटा यूटिलाइज कर सकते हो तो 27 दिन में आपको यूटिलाइज करना चाहिए था 5,400 आवर्स। ओ माय गॉड, आप तो उससे भी ज़्यादा यूटिलाइज करके आ गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट इज़ एक्सेस यूटिलाइजेशन। 5,400 के बदले 5,500 यूटिलाइज करते हो तो 100 घंटा एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने का आर्ली रेट अपना 10 रुपये है, तो 100 घंटा एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने का मतलब 1,000 रुपये का फायदा। आई एम जस्ट क्वान्टिफाइंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 25 दिन में इतना काम तो 27 दिन में 5,400 शुड हैव बीन द टाइम, इसलिए मैंने नाम क्या रखा है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज माइनस एक्चुअल आवर्स। यहाँ पर भी इट इज ऑल्सो अबाउट यूटिलाइजेशन, इसलिए आंसर माइनस है तो भी फेवरेबल है। 5,400 जिस फैक्ट्री में काम करना था वहाँ पे 5,500 घंटा काम करते हो बिना पैसा दिए, बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, तो डेफिनेटली इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस फॉर यू गाइस। डेफिनेटली इट इज अ फेवरेबल वेरिएंस फॉर यू। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आइडियल टाइम इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इवन इफ देयर इज अ पावर फेलियर, पावर फ्लक्चुएशन, आप वर्कर को बाहर निकालते नहीं है, मशीन को डिसमेंटल करके फेंकते नहीं हो बाहर, प्रीमाइसेस आर स्टिल यूटिलाइज्ड। प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का डिस्कशन ही नहीं है। कैलेंडर वेरिएंस एंड कैपेसिटी वेरिएंस आर नॉट अबाउट प्रोडक्टिविटी, दे आर नॉट अबाउट एफिशिएंसी, दे आर सिंपली अबाउट यूटिलाइजेशन। मैं अगर इस स्टूडियो में आके बैठूं ना, टाइम पास करूं ना, पिक्चर भी देखूं ना सामने स्क्रीन पे, तो भी इट इज यूटिलाइजेशन। प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव का बात ही नहीं चल रहा है। इट इज अबाउट हैविंग द प्रीमाइसेस एंड यूटिलाइजिंग इट बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी, नो, वी आर टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजेशन। इसीलिए आइडल टाइम में भी अगर मशीन ब्रेक डाउन हुआ, मशीन का काम चल रहा है, रिपेयर वर्क चल रहा है, तो भी वर्कर उधर ही रहेंगे ना। वर्कर को क्या निकाल दोगे? नहीं, प्रीमाइसेस आर स्टिल यूटिलाइज्ड। सो आइडल टाइम को सेपरेट करने का नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझा दूं, अगर नंबर ऑफ डेज अलग नहीं होते तो क्या होता? अगर 25 दिन के बदले आप 27 दिन काम करते हो तो 5,400 घंटे आपको यूटिलाइज करने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने 25 दिन ही काम किया होता तो 25 दिन में 5,000 घंटा, तो 25 दिन में कितना? अबे तो 5,000 ही रहेगा। तो इन दैट केस कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह सोचता कि 5,000 घंटे की यूटिलाइजेशन के सामने 5,500 घंटे का यूटिलाइजेशन हुआ है, इट्स अ फेवरेबल वेरिएंस। समझ में आई बात? कुछ आगे आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन में हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर डेज में चेंज है तो बजटेड आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज सेम है। मतलब अगर डेज सेम होंगे तो सबसे पहले तो कैलेंडर वेरिएंस आएगा नहीं, और कैपेसिटी वेरिएंस में कैलकुलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि 25 दिन में इतना काम करना चाहिए तो 25 दिन में कितना, तो 5,000 ही आएगा ना यार। तो स्टैंडर्ड आवर्स ही मुझे लेने पड़ेंगे कैलकुलेशन के लिए, समझे? अब इसके बाद एक मजे की बात देखो, मेरा वॉल्यूम वेरिएंस जो है, मेरा वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो है 1,000 फेवरेबल, और उसके दो रीजन, कैलेंडर एंड कैपेसिटी। 4,000 फेवरेबल, 1,000 फेवरेबल, अरे बाप रे, तो ये दोनों 5,000 फेवरेबल का आंसर दे रहे हैं, तो भी ये कम होकर 1,000 फेवरेबल पे आ गया। मतलब कहीं ना कहीं 4,000 एडवर्स अपना इंतजार कर रहा है, और वो होगा इनएफिशिएंसी। देखो यार, मैं वर्कर को 2 दिन एक्स्ट्रा बुलाता हूँ, 100 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाता हूँ, तो भी प्रोडक्शन कम ज्यादा नहीं कर पाया मैं, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विद एफिशिएंसी।
हाँ, लेकिन एफिशिएंसी की बात करोगे तो मुझे आइडल टाइम पहले हटाना पड़ेगा। तो 200 घंटे का आइडल टाइम मैंने हटा दिया रे बाबा, 200 आवर्स इंटू 10। तो 4000 एडवर्स का जो डिफरेंस ढूंढ रहे थे, इसमें से 200 दो, इसमें से 2000 एडवर्स के लिए वर्कर जिम्मेदार नहीं है, तो वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रही आपके सामने। मेरा कैलकुलेशन सिंपल है, देखो 2500 घंटा काम करने के लिए 5000 घंटे लगाते हो, तो 2550 यूनिट्स प्रोड्यूस, 2500 यूनिट्स बनाने के लिए 5000 घंटे लगाते हो, तो 2550 के लिए कितना, तो 5100 घंटे में काम होना चाहिए था। अब देखो मैंने नेट आवर्स उठा लिया, यही कह रहा था मैं, एफिशिएंसी के कैलकुलेशन के लिए हमेशा नेट आवर्स आएंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स में आएंगे तो लेबर में भी आएंगे। गलत है वो लोग जो लोग एफिशिएंसी वेरिएंस ग्रॉस आवर्स लेके कैलकुलेट करते हैं, नेट आवर्स पे ही होना चाहिए हमेशा। विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडल टाइम एज अ वर्कर? नो, तो माइनस करने का। ओके, सो 5100 आवर्स में जो काम होना चाहिए था वो 5300 आवर्स में हुआ। 5100 आवर्स में जो काम होना चाहिए था वो 5300 आवर्स में हुआ। 200 घंटा ज्यादा लिया है, 200 घंटा ज्यादा लिया है, 200 घंटा ज्यादा लिया है, मतलब एडवर्स वेरिएंस। या फिर ऐसा सोचो 5000 घंटे में 2500 यूनिट्स बनने चाहिए थे, तो एक्चुअल काम अगर 5300 का है तो 2650 यूनिट्स बनने चाहिए, 2650 यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन बना दिए 2550। मतलब काम जितना किया उसमें 100 यूनिट्स कम बने, 100 यूनिट्स कम बने। अगर बनते एक्स्ट्रा 100 यूनिट्स तो 20-20 रुपए के हिसाब से 2000 रिकवर कर पाता। तो ये मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस का कैलकुलेशन। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये रहा मेरा फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन। क्वेश्चन में कुछ रेशियोज भी मांगे थे। अब रेशियोज आपके शुरू होते हैं वॉल्यूम से। हमेशा लाइफ में एक चीज याद रखना, रेशियोज और वेरिएंस एक ही चीज इंडिकेट करते हैं, अच्छा है या बुरा है। रेशियोज और वेरिएंस एक ही चीज एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा है या बुरा है, तरीका अलग है। फेवरेबल अच्छा, एडवर्स बुरा। तो फिर रेशियो में क्या होता है, मोर देन 100 अच्छा, लेस देन 100 बुरा। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम वेरिएंस मेरा अगर फेवरेबल है, ध्यान से सुनना, आंख खोल के सुनो, वॉल्यूम वेरिएंस मेरा फेवरेबल है मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है मतलब रेशियो शुड बी मोर देन 100। वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल है मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है मतलब वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो मोर देन 100 होगा, और मोर देन 100 अगर रेशियो चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। मोर देन 100% आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, छोटा तो डिनोमिनेटर भी है, तो इन दोनों में से ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बजटेड क्वांटिटी इनटू 100। सेम कैलेंडर में फेवरेबल है तो रेशियो मोर देन 100, रेशियो मोर देन 100 तो न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए, तो 27/25 एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज। इधर भी सेम, फेवरेबल है मोर देन 100, मोर देन 100 चाहिए तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, तो एक्चुअल आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल डेज। समझे? लेकिन एफिशिएंसी में देखो, सोचो एडवर्स है, लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो छोटा वाला न्यूमरेटर, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100। यही तो रेशियो यूज किया था लेबर वेरिएंस के वो रिवर्स क्वेश्चन में हमने, लेकिन आउटपुट के लिए उल्टा हो जाएगा। एडवर्स चाहिए मतलब लेस देन 100, लेस देन 100 मतलब न्यूमरेटर कम होना चाहिए, तो छोटा वाला न्यूमरेटर एक्चुअल क्वांटिटी अपॉन बजटेड क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू 100। यही तो थे फॉर्मूलाज जो आपने यूज कर लिए थे। ये देखिए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, उसमें भी सेम कैलकुलेशन था, आइडल टाइम नहीं था उसमें, तो बिना आइडल टाइम के कैलकुलेशन कर लिया, बाकी डेटा सेम रहे, सब कुछ सेम। नाउ लेट्स गो फॉर सेल्स वेरिएंसेस। फिक्स्ड ओवरहेड जैसा ही सेल्स वेरिएंस के लिए भी पीरियड सेम होना चाहिए। एक्चुअल डेटा, एक्चुअल सेल्स अगर 1 साल का है तो बजटेड भी 1 साल पे लेके आओ, एक्चुअल अगर 3 महीने का है तो बजटेड भी 3 महीने पे लेके आओ। क्वेश्चन नंबर 11 वाज रिलेटेड टू सेल्स वेरिएंसेस, जहाँ पे डेटा दिया हुआ था लेकिन पूरा नहीं था, ढंग से नहीं दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, प्रिपेयर्ड अ प्रॉपर टेबल।
This is my budgeted data, this is my actual data. Question doesn't say that they are at different levels, so they are assumed to be at the same level. और हमने ढूंढ लिया ये, हमको पता चलता है कि 5 लाख का सेल्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, 5,22,000 हुआ है ये, तो सेल्स का वैल्यू वेरिएंस फेवरेबल होगा। फिर दो रीजन होंगे, एक तो प्राइस और दूसरा वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। लॉजिकली सोचना, 25 रुपये में प्रोडक्ट बिकना चाहिए था, 30 में बिका, फेवरेबल। 50 में बिकना चाहिए था, 45 में बिका, एडवर्स। 75 में बिकना चाहिए था, 70 में बिका, एडवर्स। 100 में बिकना चाहिए था, 105 में बिका, फेवरेबल। मतलब अगर ज़्यादा कमाते हो तो फेवरेबल है, कम कमाते हो तो एडवर्स है, और अफेक्ट होगा एक्चुअल क्वांटिटी से, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस भी मिल गया। वॉल्यूम वेरिएंस इज वॉल्यूम इवैल्यूएशन। यार 4,000 के बदले 4,800 बेच के आए, फेवरेबल। 2,000 के बदले 2,400 बेच के आए, फेवरेबल। 3,000 के बदले 2,800 बेच पाए, एडवर्स। 100 के बदले 800 बेच पाए, एडवर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स मैनेजर की ढूंढ रहे हो तो स्टैंडर्ड प्राइस ही अप्लाई करनी पड़ेगी, एक्चुअल प्राइस का कोई लेना देना तो है नहीं, तो वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। अब इसके दो पार्ट्स होंगे, मिक्स एंड सब वॉल्यूम। यार 10,800 बेचा आपने, पर कम से कम रेशो तो फॉलो करते, 4:3:2:1 का। यार मेरा कॉस्टली प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और चीपर कम बिकेगा, तो मेरे वेरिएंस पे भी फेवरेबल इंपैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हो? तो मेरे लिए रिवाइज कैलकुलेशन करना ज़रूरी था। वो रिवाइज कैलकुलेशन करने के बाद मुझको मिलता है मिक्स वेरिएंस। वो सब कुछ सेम, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, एक्चुअल ज़्यादा है तो फेवरेबल, एक्चुअल कम है तो एडवर्स। और फिर एंड में सब वॉल्यूम वेरिएंस 10,000 के बदले 10,800 बेच दिया, 10,000 के बदले 10,800 बेच दिया, इसका मतलब 800 यूनिट ज़्यादा बेच दिए, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड वेटेड एवरेज बजटेड सेलिंग प्राइस। मटेरियल जैसे ही आएगा, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में दो पार्ट्स, मिक्स एंड सब वॉल्यूम, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। फर्क सिर्फ इतना होगा, एक्चुअल प्राइस अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल होता है, ठीक है, ज़्यादा पैसा मिलेगा, और सेलिंग प्राइस अगर कम होती है तो एडवर्स। एक्चुअल क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल, ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी अगर कम है तो एडवर्स। बस वही याद रखना था आपको। तो इसके बाद मुझे ये भी डिस्कस करना है आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें 10 किलो के लिए स्टैंडर्ड दिया था और एक्चुअल आउटपुट था 9,000। तो सबसे पहले हमने 10 किलो के स्टैंडर्ड को 9,000 के लेवल पे लेके गए, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ लेबर, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। 10 किलो के लिए 10 किलो तो 9,000 के लिए 9,000, 10 किलो के लिए 8 घंटे तो 9,000 के लिए 7,200। रेट अप्लाई कर दिया जो दिया था, रेट प्राइस और रेट दिया हुआ था वही अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। एक्चुअल डेटा क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने लिए दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड आवर्स अगर नहीं दिए, अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल ओवरहेड आवर्स अगर नहीं दिए, तो लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स विल बी टेकन एज अ बेस, एक्चुअल लेबर आवर्स विल बी टेकन एज अ बेस, एक्चुअल लेबर आवर्स विल बी टेकन एज अ बेस। मतलब 7,000 घंटा अगर वर्कर ने काम किया तो 7,000 घंटा वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर हुए। अगर ज़्यादा है तो बताओ, कम है तो बताओ, वरना हम लोग तो यही अज्यूम करेंगे, अगर 3 घंटा में काम करता हो तो 3 घंटा इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अगर ज़्यादा जला रहे हो तो बोल दो हमको, हम कहाँ से ढूंढे भाई। तो 7th इन्होंने वेरिएबल ओवरहेड आवर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो एक्चुअल लेबर आवर्स विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस। कुछ ग्रेट लोग स्टैंडर्ड आवर्स को अज्यूम कर लेते हैं, हॉरिबल है, स्टैंडर्ड आवर्स को अज्यूम कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड आवर्स में पहले से वेरिएशन आप ऑब्जर्व कर चुके हो, तो कैसे स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स सेम होंगे। वेरिएबल ओवरहेड आवर्स अगर नहीं दिए तो लेबर आवर्स को बेस बनाना, स्टैंडर्ड आवर्स को नहीं। इज दैट पार्ट क्लियर? आइडल टाइम अगर कैलकुलेशन में होता, एक्चुअल आइडल टाइम अगर कैलकुलेशन में होता तो इसमें आ जाएगा इसको नेट करके लिखने का, बिकॉज आइडल टाइम इज अनप्रोडक्टिव।
एंड आइडल टाइम अगर अनप्रोडक्टिव है तो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर नहीं होती, और क्वांटिटी नहीं है तो फिर आउटपुट ही नहीं है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे ग्रॉस आवर्स आएंगे, यहाँ पे नेट आवर्स आएंगे अगर आइडल टाइम क्वेश्चन में दिया है तो। बाकी वेरिएंस कैलकुलेशन तो एकदम सिंपल था। मटेरियल में सिर्फ 3 आएंगे, लेबर में 3 आएंगे, क्योंकि ABC, PQR, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड कुछ है ही नहीं, तो मिक्स यील्ड कुछ नहीं। वेरिएबल ओवरहेड का कैलकुलेशन ये रहा, एकदम सिंपल तरीके से लेबर जैसा ही कैलकुलेशन होता है, सिर्फ नाम अलग है, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन भी कह सकते हो उसको। तो दिस वाज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद हमने मुझे डिस्कस करना है ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 में। दिस वाज अ फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेशन, जो मैंने बताया था वैसे ही फॉलो करो, कुछ नया डिस्कस करने जैसा है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात अगर मैं करूं, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, तो मुझे बोला था एब्जॉर्प्शन रेट है 20 रुपया पर यूनिट और आर्ली रेट है 4 रुपया पर आवर। 1 घंटे का 4 रुपया लगता है, तो भी 1 यूनिट के लिए 20 रुपया लगाते हो तुम लोग। 1 यूनिट का 4 रुपया लगता है, आप 1 यूनिट का 20 रुपया लगाते हो, मतलब डेफिनेटली 1 यूनिट के लिए 5 घंटे लगे होंगे ना। 1 यूनिट के लिए 20 रुपया लगाते हो और 1 घंटे का 4 रुपया लगाते हो at the rate of 4 rupees per hour. If you have incurred 20, that means you must have worked for 5 hours. You must have worked for 5 hours. Is that part absolutely clear? Okay. अब बजटेड प्रोडक्शन, ये बजटेड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। 295 में से 62 फिक्स है, तो 2,95,000 में से 62,500 अगर फिक्स्ड है, तो बैलेंस 232,500 जो है वो आपके लिए वेरिएबल होगी। फिर एक्चुअल आवर्स दिए थे और ये दिए थे ओवरहेड्स का, बजटेड ओवरहेड्स का डेटा। क्वांटिटी बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन सीपीयू सेम नहीं है। सीपीयू सेम नहीं मतलब वेरिएबल नहीं, टोटल सेम नहीं मतलब फिक्स नहीं, तो दिस वाज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया, तो हमको मिला 15 रुपया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 60,000 रुपया फिक्स कॉस्ट। अरे मुन्ना, 20 रुपया पर यूनिट में से अगर 15 रुपया वेरिएबल है, तो बाकी का 5 रुपया फिक्स होगा ना। और 5 घंटे से डिवाइड कर लो, हर एक यूनिट के लिए 5 घंटा लगता है ना, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 रुपीज़ पर आवर आपका आर्ली रेट है वेरिएबल का, और 1 रुपी पर आवर आपका आर्ली रेट है फिक्स का। ये वर्किंग नोट चाहिए तो आप कॉपी कर सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। वेलकम बैक। बस तो फिर इसके बाद क्या, वेरिएंस कैलकुलेशन। वेरिएबल ओवरहेड के लिए सेम फंडा फॉलो किया मैंने, मैं तो टेबल बना लेता हूँ, कोई झमेला ही नहीं है, स्ट्रक्चर फॉलो करो, सिस्टम फॉलो करो। 1 यूनिट बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटा लगता है ना, तो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है 15,560। तो देख लो मेरा टेबल, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो 15,560 के लिए कितना मल्टीप्लाइड बाय रेट, जो अभी ढूंढा वर्किंग नोट 1 में। बस टेबल कॉपी कर लो अगर आपको चाहिए तो, बाकी वेरिएंस कैलकुलेशन तो सेम ही होगा। ये 232,500 हम लोग ने क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिख दिया है, बैलेंसिंग फिगर। 74,000 आवर्स भी दिए। रेट को राउंड ऑफ नहीं करने का, बिकॉज 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करोगे तो राउंडिंग ऑफ एरर आएगी, पूरा रेट ले लो कैलकुलेशन में। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड की बात करोगे तो ऐसा होगा, मैंने ढूंढ लिया बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बजट एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, सब ढूंढ लिया मैंने। मुझे एब्जॉर्प्शन रेट क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है, 5 रुपया पर यूनिट। वर्किंग नोट 2 में सब कुछ है अपने पास। अब डेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कैलेंडर वेरिएंसेस तो आएंगे नहीं, कैलेंडर वेरिएंस आएगा नहीं। कैपेसिटी वेरिएंस में कैलकुलेशन सेम, 60,000 माइनस 74। देखो, मतलब मैं ऐसा अज्यूम कर लूँ कि 25 दिन काम करना चाहिए था, इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, मतलब 25 दिन ही काम किया ना, सो देयर इज नो कैलेंडर वेरिएंस। और 25 दिन में 60,000 घंटा, तो 25 दिन में कितना, तो 60,000 ही तो आएगा ना यार। तो 60,000 आवर्स के बदले 74,000 आवर्स यूटिलाइज किया, 14,000 आवर्स एक्स्ट्रा यूटिलाइज किया, मतलब कैपेसिटी वेरिएंस तो फेवरेबल होगा। बस ये पॉइंट इसमें डिस्कस करने जैसा था। कैपेसिटी वेरिएंस
was favorable. बाकी तो इस क्वेश्चन में और कुछ जानने जैसा, सॉल्व करने जैसा था नहीं। देखो अभी मेजर क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसमें, स्टैंडर्ड के तो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। मैं एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन, नहीं एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ था, इन लोगों ने फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट दिया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया था। वैसे भी टोटल कॉस्ट को कौन मानता है यार? व्हेन यू हैव टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल एंड फिक्स, वी ऑलवेज स्प्लिट वेरिएबल एंड फिक्स। वेरिएबल के लिए 1500 पर यूनिट दिया हुआ है, फिक्स के लिए 3000 पर यूनिट दिया हुआ है, विच इज़ योर बजटेड कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट दी थी 11,50,000, इसका कोई ब्रेकअप नहीं था, वेरिएबल कितना फिक्स कितना हम लोग नहीं जानते थे। और इन्होंने बोला है वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंस वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस तो सिर्फ वेरिएबल और फिक्स की अगर बात करोगे तो वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स में आता है, तो वो तो निकाल दिया हम लोगों ने। एक्सपेंडिचर वेरिएंस के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि एक कंबाइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देख लो मेरे सोल्यूशन को अच्छे से, वेरिएबल ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस रहता है, फिक्स्ड ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस रहता है, वेरिएबल ओवरहेड्स में भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस रहता है, फिक्स्ड ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस रहता है। मैं अलग अलग तब कैलकुलेट कर सकता हूं जब मेरे पास अलग अलग डेटा हो। मेरे पास अलग अलग डेटा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मैं कंबाइन कर दूंगा। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल गिव मी ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, ये रहा कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन करता गया। मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है? माय फर्स्ट स्टेप, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड। मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला को ब्रेक किया। अब यार स्टैंडर्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की 1500 पर यूनिट है, 100 यूनिट्स बना रहे हूँ, तो 1,50,000 स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट होगी। और 3,000 रुपया आपका पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट है, 200 बजटेड क्वांटिटी है, तो 6 लाख आपका बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स होगा। तो 1,50,000 और 6 लाख को ऐड कर दिया और इसको एक्चुअल वेरिएबल को और एक्चुअल फिक्स को मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो मुझे पता चला कि ब्रैकेट की वैल्यू तो मेरे पास पहले से है 11,50,000, और मेरा आंसर आ गया। कॉपी कर लो इसको चाहिए तो। ठीक है, फिर समझ में आया। दिस वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, सिंस वी डिड नॉट हैव ब्रेकअप ऑफ एक्चुअल ओवरहेड्स, वी वेंट फॉर कंबाइंड कैलकुलेशन। आगे बढ़े, एक एप्लीकेशन टॉपिक में क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद we'll go to the next topic. This question is from application topic, question number 5, जिसमें बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दोनों हम लोग ने कवर किया था। देखिए हमको बजट दिया गया था 80,000 यूनिट्स का और एक्चुअल आउटपुट था 72,000। हमको बोला था फ्लेक्सिबल बजट बनाने को, तो हम लोगों ने 80,000 का डेटा 72,000 में कन्वर्ट करके बजटेड डेटा फॉर 72,000 यूनिट्स बना दिया। इसके लिए सिंपल बात आपको याद रखनी है, जो मैंने बजटरी कंट्रोल में भी आपके साथ डिस्कस किया है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट उठा लो, फिक्स कॉस्ट में टोटल ले लो। बस वही किया हमने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले ली, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स का भी पर यूनिट ले लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 72,000 से, जिससे मुझे बजटेड डेटा मिला 72,000 के लिए। फिक्स कॉस्ट टोटल तो सेम ही होती है, तो वो वही ले ली हम लोगों ने 40,000। बजटेड डेटा मिलने के बाद वी कंपेयर्ड एक्चुअल डेटा विद द बजटेड डेटा और वेरिएंसेस मिले। ठीक है, अब उसमें आगे एक बात और थी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अप्लाई करने को बोला था। स्टैंडर्ड दिया था 1 यूनिट के लिए, एक्चुअल आउटपुट था आपका 72,000, तो हमने 1 यूनिट का स्टैंडर्ड कन्वर्ट करके 72,000 का स्टैंडर्ड बना दिया। प्राइस रेट सीधा अप्लाई कर दिया हम लोगों ने क्वेश्चन में से, 1, 1.5 एंड 0.5, 1, 1.5 एंड 0.5, आंसर आ गया। एक्चुअल क्वेश्चन में दिया था, उठा लिया। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया है, अगर वेरिएबल ओवरहेड आवर्स के बारे में कुछ नहीं बोला हो तो लेबर आवर्स, एक्चुअल लेबर आवर्स ही वेरिएबल ओवरहेड के आवर्स बनेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स की जहाँ तक बात आती है, वही ये बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स भी ले लिए। 1 घंटा लगने वाला था तो 80,000 यूनिट्स के लिए 80,000 घंटे लगेंगे। रेट दिया हुआ था
फिक्स्ड ओवरहेड्स का हमने ये क्वेश्चन में से उठाया, ये क्वेश्चन में से उठाया, आर स्टैंडर्ड दिया था ना, एक घंटा चाहिए बोला था इन लोगों ने, 1 लेबर आवर वॉज रिक्वायर्ड, तो 80,000 यूनिट्स के लिए 80,000 आवर्स एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए थे, और बस वही कैलकुलेशन पर यूनिट एब्जॉर्प्शन रेट, पर आवर एब्जॉर्प्शन रेट एंड ऑल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। इसमें सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस पूछा था। देखो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इज बेसिकली impact of volume variation, quantity variation on sales। तो हम बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेलिंग प्राइस करते थे। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस का मतलब होता है इम्पैक्ट ऑफ वेरिएशन इन सेल्स क्वांटिटी ऑन प्रॉफिट। तो हमको यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना था। दैट्स इट, दैट वाज अ न्यू पॉइंट, दैट वाज अ ओनली न्यू पॉइंट इन दिस। तो हम लोगों ने यहाँ पे बजटेड प्रॉफिट पर यूनिट यूज किया है because we want to know the impact on profit. That's what the question has asked us to do. That's it. ये था आपका एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन जो एप्लीकेशन टॉपिक में था। तो इतना ही करना है आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के केस में, और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल कर लो, जेकेएससी मटेरियल कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।